नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज क्या है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का धौलपुर और भरतपुर दौरा, जहां इन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग का उत्थान हुआ। 391 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का इन्होंने इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा, ऐसी इन्होंने घोषणा की। कौन है अवंतीबाई लोधी? तो ये है 1857 की क्रांति में योगदान देने वाली एक वीरांगना। तो इनके नाम पर अब एक विकास बोर्ड भी बनाया जाएगा। अगली जानकारी है राजस्थान किसान महोत्सव, प्रदेश के 90,000 कृषक इसमें से शामिल होंगे। कहाँ होने वाला है? ये जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में इसका उद्घाटन होने वाला है। 16 से स्टार्ट होकर ये 18 जून तक यानी कि 3 दिवसीय महोत्सव रहने वाला है। इसमें एक प्रोग्राम इसमें जुड़ा हुआ होगा, वो है लंपी आर्थिक सहायता वितरण। कुछ दिन पहले ये घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा कि लंपी रोग से अगर किसी की दुधारू गाय की मृत्यु हुई है तो ऐसे पशुपालक को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये जो किसान सम्मेलन होगा, वहां ऐसे पशुपालक भी होंगे जिन्होंने लंपी के कारण अपनी दुधारू गाय को खो दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उनको भी यहाँ आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगली एक जानकारी है, सरकार की तरफ से अपील है कि अभी चक्रवाती तूफान विपरजॉय आने वाला है। गुजरात से टकरा चुका है, राजस्थान में आने में अभी 17-18 तारीख का जो दिन है, ऐसा कहा जा रहा है कि 17-18 तक राजस्थान में पहुंचेगा। तो सरकार की तरफ से एक चेतावनी है कि भाई थोड़ा सावधान रहें, ध्यान रहें, बाहर ना निकलें। इस तरह की जनरल जानकारी तो हम भी आज पढ़ेंगे विपरजॉय के बारे में। कहाँ से इसका नामकरण हुआ, यानी कि किस देश ने नाम दिया, भारत का कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित होने वाला है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी चक्रवाती तूफान का नाम दे के, एक तो ये पूछा जाता है कि इसका नाम किस देश द्वारा दिया गया। यूपीएससी में कई बार पूछ लिया गया है। किसी सेंटेंस में एक कोई क्वेश्चन के कई सारे सेंटेंस में से एक ऐसा आ सकता है। दूसरा कि कई बार इसका यह पूछा जाता है कि इसका प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा, यानी कि अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, भारत का पूर्वी तट है या पश्चिमी तट है। इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा उसको आज पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों के निर्देश दिए। और 25 जून को विशेष ट्रेन रवाना होगी। कहाँ से रवाना होने वाली है और कौन सी ये ट्रेन है? बीकानेर से रवाना होने वाली है। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जाने वाली ये ट्रेन है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। बीकानेर से रवाना होगी और कहाँ के लिए? कोलकाता के गंगा सागर के लिए। अब इसमें कौन कौन से तीर्थ स्थान है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। आज एक बार रिवीजन के तौर पर वापस इसको देखने वाले हैं। इसके बाद आगे है भीलवाड़ा, जहां फूड लाइसेंस पंजीकरण शिविर 19 जून से। तो सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम भी चलाया जाता है सरकार की योजनाओं में, जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राज्य सरकार द्वारा अभी कुल 33 फ्लैगशिप योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से एक है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। दौसा जिले में तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन जागरूकता के लिए 60 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी ये दौसा जिले में संचालित है। ये कुल मिलाकर राज्य स्तर की बात करें तो 31 मई से शुरू हुआ था और 31 जुलाई तक संचालित रहेगा, यानी 2 महीने ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो राज्य स्तरीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन है। अभी दौसा जिले के बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ भी 60 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। एक और जानकारी राजस्थान चुनाव आयोग से, जिसमें विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से 82 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चक्रवात विपरजॉय, या इसी को प्रोनाउंस ऐसे भी करते हैं विपोजॉय, मतलब आर को साइलेंट करके। ये बंगाली एक शब्द है, तो विपरजॉय भी बोलते हैं, कोई विपोरजॉय भी बोलते हैं, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है। राजस्थान किसान महोत्सव, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्य स्तरीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन, और लास्ट में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। सबसे पहले शुरुआत इसी से ही करेंगे। सबसे ज्यादा न्यूज में आजकल यही है, चक्रवात विपरजॉय या विपोजॉय। तो पहले तो ये नाम क्या है और इसका मतलब क्या है? आप सभी लोग आजकल ये नाम बोल रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है और ये किस देश द्वारा दिया गया? ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया नाम। इस चक्रवाती तूफान का नाम किसके द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछे जाने वाली चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस शब्द का मतलब क्या होता है? विपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर, कैलेमिटी। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है आपदा। तो 2 चीजें यहाँ क्लियर हुई। एक तो बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया, बंगाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है आपदा यानी कि डिजास्टर। फिर जो दूसरी चीज है पूछी जाने वाली, वो ये है कि ये तूफान कौन से सागर में,
तो अरब सागर में ये उत्पन्न हुआ है, इसका उद्भव अरब सागर में है। और अरब सागर भारत के किधर है, तो अगर भारत के मैप की हम बात करें, अरब सागर इधर है और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये हुआ भारत का पूर्वी तट और ये हुआ भारत का पश्चिमी तट। तो कई बार जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं, अगर उनमें सेंटेंस हो गई, कई बार पूछा जाता है कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन असत्य है, इस तरह का। तो उसमें ऐसा एक सेंटेंस दिया जा सकता है कि इस तूफान से भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ, या इस तूफान से भारत का पश्चिमी तट प्रभावित हुआ, ये तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, या ये तूफान अरब सागर में उत्पन्न हुआ। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये कहाँ है, अरब सागर में, यानी कि भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है वो इससे प्रभावित हुआ है। भारत में इसने कहां से प्रवेश किया, प्रवेश यानी कि लैंडफॉल कहां हुआ, यानी कि जो स्थल है वहां कौन सी जगह पे टकराया, तो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का जो क्षेत्र है गुजरात का, उसमें एक जखाऊ पोर्ट है, बंदरगाह, वहां ये लैंडफॉल इसका सबसे पहले वहां शुरू हुआ है। तो गुजरात के तट पर ये टकरा भी चुका है। अब कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, तो इसका कोई एक फिक्स स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि यहाँ तक है, तूफान ने काफी लंबे क्षेत्र प्रभावित होगा। लेकिन अगर बात इतनी की जाए पश्चिमी तट या पूर्वी तट, तो पश्चिमी तट के जो भारत के राज्य हैं वो इससे प्रभावित होंगे, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इसके अलावा पश्चिमी तट से लगे हुए जो राज्य हैं, अब जैसे कि गुजरात से लगा हुआ राजस्थान वगैरह, तो वहां तक इसका प्रभाव रहने वाला है। अगली जानकारी है राजस्थान किसान महोत्सव, जो कि 16 से 18 जून यानी कि 3 दिवसीय महोत्सव है, जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि JECC कहाँ है, ये सीतापुरा, यहाँ इसका आयोजन होने वाला है। उद्देश्य क्या रहेगा इसका, किसान महोत्सव का उद्देश्य किसानों से संबंधित होगा। तो किसानों से संबंधित क्या, एक तो उनको सशक्त बनाना। सशक्त कैसे बनाया जा सकता है आज के दौर में, तो नवीनतम तकनीक के माध्यम से किसानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी दी जाएगी, इसके बारे में उनको जागरूक किया जाएगा, जिससे क्या होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि से ही क्या होगा, किसान का सशक्तिकरण। उद्देश्य क्या है, किसानों को सशक्त बनाना। लेकिन सशक्त कैसे बनाएंगे, उनको नई तकनीक की जानकारी देंगे। नई तकनीक की जानकारी से क्या होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, और जिसकी आय ज्यादा वो सशक्त भी ज्यादा। फिर इसके बारे में विवरण पढ़ते हैं। इस आयोजन से प्रदेश के जो किसान हैं, शिक्षाविद, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि क्यों हम एक जगह ये महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। ये दरअसल सबके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा कि जो भी जो पार्टी है, कॉमन पार्टी है, फसलों से जुड़ी हुई या कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि किसान तो ऑब्वियसली है, शिक्षाविद जो नई तकनीक की विशेषज्ञ हैं, वो सब जो नई खोज करते रहते हैं कृषि के क्षेत्र में, साथ ही कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई कंपनियां, और जो कृषि संबंधी नीति निर्माता हैं, नीति निर्धारक, वो सभी एक साथ एक ही मंच पर आ सके। इससे क्या फायदा होगा, तो जो भी स्टेक होल्डर हैं एग्रीकल्चर के, यानी कि खुद किसान से लेकर और जो नीति बनाने वाले अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी जब एक मंच पर होंगे तो सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। किसान जो कि खुद फसल में रहकर काम करता है या फील्ड में रहकर काम करता है, फसल उत्पन्न करता है, वो बताएगा कि ग्राउंड लेवल पर क्या समस्याएं होती हैं। तो जो शिक्षाविद और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम समझ में आ पाएंगी, जिससे क्या होगा, जो नीति निर्धारक हैं वो भी नीतियां बनाते समय उन समस्याओं को ध्यान में रख के नीतियां बनाएंगे। इसके लिए ये महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन के साथ एक साथ 3 चौपालें आयोजित की जाएंगी। इन चौपालों में किसानों को परंपरागत विषयों से हटकर नए विषय यानी कि नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी। अब नई टेक्नोलॉजी क्या क्या है, जैसे कि मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंपों के उपयोग जैसी कोई नई जो टेक्नोलॉजी है, उन सभी के इनको लाइव डेमो दिए जाएंगे। ये सिंचाई की नई तकनीक है, जो आप फव्वारा सिंचाई बोलते हैं या ड्रिप सिंचाई बोलते हैं, उन सभी के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। अगली जानकारी है राज्य स्तरीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन। कब से प्रारंभ हुआ, राज्य स्तरीय वाला हर जिले में भी संचालित है और एक राज्य स्तरीय भी संचालित है। तो राज्य स्तरीय कब शुरू हुआ, 31 मई को क्या था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब तक चलेगा, 31 जुलाई तक। तो 2 महीने तक ये संचालित रहेगा। अब इसका उद्देश्य तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होगा, तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन, यानी कि तंबाकू के दुष्प्रभावों से युवाओं को बचाना, उनको जागरूक करना। आगे है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। योजना शुरू हुई थी 2013 में। जब शुरू हुई थी तब केवल रेल मार्ग द्वारा ही यात्रा कराई जाती थी। फिर 2016 में इसमें रेल के साथ साथ
हवाई यात्रा भी जोड़ दी गई। अभी हवाई यात्रा में यानी कि वायुयान मार्ग द्वारा केवल एक ही स्थान है जिसकी यात्रा वायुयान द्वारा कराई जाती है और वो भारत के बाहर है। यानी एकमात्र ही ऐसा स्थान है जो भारत के बाहर है और एकमात्र ही ऐसा स्थान है जो वायुयान से यात्रा के लिए जोड़ा गया है योजना में। और वो कौन सा है? पहले तो वो देश कौन सा है जो भारत के बाहर है इस योजना में? वो है नेपाल। नेपाल का ही मंदिर है काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर। तो वही एकमात्र ऐसा स्थान है जो भारत के बाहर है और जहां वायुयान से यात्रा कराई जाती है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत। अब इसमें अनुदान यानी कि खर्चा पानी किसका क्या है? तो पूरी योजना का जो आयोजन है और जो पूरा व्यय है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। यानी योजना का आयोजन और निर्धारित यात्रा का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अच्छा, अभी आज आपने अगर शुरू में न्यूज देखी होगी तो सरकार की इस बारे में भी एक एडवाइजरी थी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में। यहां भी लिखा हुआ था फर्जी कॉल से सावधान। तो इस योजना के लिए भी कुछ फर्जी कॉल्स आ रहे हैं, एक साइबर क्राइम हो रहा है। तो आप भी अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस योजना का लाभ लेने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सचेत रखें, क्योंकि इस योजना में भी कई बार लोग ऐसे कॉल कर रहे हैं कि हम इस योजना के तहत आपकी यात्रा कराएंगे, आप इतने रुपए जमा कराओ या उतने रुपए जमा कराओ। तो सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है। वापस आते हैं जहां हम चल रहे थे, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसका उद्देश्य क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में कम से कम एक बार देश और देश के बाहर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देश के बाहर 14 स्थान है, 14 से ज़्यादा हैं दरअसल, पर वो शामिल एक तरह से 14 पॉइंट किए गए हैं। अब उस एक पॉइंट पे 2 से 3 स्थान जुड़े हुए हैं, वो सारे देखेंगे हम। तो उनकी एक बार यात्रा कराई जाती है जीवन में। और लाभार्थियों की संख्या कितनी रखी गई है? तो कुल मिलाकर 40,000, जिसमें कि 36,000 हैं रेल मार्ग द्वारा और 4,000 हैं वायुयान मार्ग द्वारा। ये जो संख्या है इसी वर्ष बढ़ाई गई है। पहले ये संख्या क्या थी? पहले थी 20,000, जिसमें 18,000 थे रेल मार्ग द्वारा और 2,000 थे वायुयान मार्ग द्वारा। और नए बजट यानी कि 2023-24 में संख्या दुगनी कर दी गई है। पात्रता क्या होगी योजना के तहत? तो व्यक्ति यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और वरिष्ठ नागरिक है इसका मतलब 60 वर्ष तो आयु उनकी होनी ही चाहिए। आयकर दाता ना हो, आवेदक द्वारा पूर्व में योजना का लाभ ना लिया गया हो, यानी कि जीवन में केवल एक ही बार जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति है। अब जीवन साथी की आयु 60 से कम हो सकती है, यानी जिसने आवेदन किया है उसकी आयु तो 60 ही होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का मतलब है वरिष्ठ नागरिक के लिए यात्रा, और वरिष्ठ नागरिक वही है जिसकी आयु 60 या 60 से अधिक है। अब इसमें जब अगर जीवन साथी, मान लीजिए कोई कपल ऐसा है जिसमें एक की उम्र है 58 और दूसरे की है 60 या मान लेते हैं 62, तो ये आवेदन नहीं कर सकते। ये आवेदन करके इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। तो जो आवेदक है उसकी आयु 60 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उनके साथी हैं जो जीवन साथी हैं उनकी आयु 60 से कम है तो भी वे उनके साथ यात्रा कर सकते हैं। सहायक भी साथ ले जा सकते हैं वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष है या उससे अधिक है। यहाँ ध्यान रखें, पहले ये था 65, अब इसको भी चेंज किया गया है। सहायक को भी साथ ले जा सकते हैं, यानी कि अगर ऐसा है कि कोई वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु अधिक है और वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी कि चलने फिरने में उनको दिक्कत है, तो आयु अगर उनकी 70 वर्ष या उससे अधिक है तो वो अपने साथ एक सहायक भी ले जा सकते हैं। लेकिन सहायक तभी ले जा सकते हैं जब उन्होंने अकेले रेल यात्रा के लिए आवेदन किया हो, यानी इन्होंने ऐसा ना किया हो कि ये भी जा रहे हैं, इनके साथ इनके जीवन साथी जो भी हैं वो भी जा रहे हैं और फिर भी सहायक ले जा रहे हैं, तब उसकी अनुमति नहीं है। सहायक की अनुमति तब है जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है और उन्होंने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया है। आवेदक की जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। यही वाली बात मैंने अभी बताई थी। अब कौन कौन से तीर्थ स्थान है इसमें? रेल यात्रा द्वारा 14 तीर्थ स्थान है, दरअसल 14 से ज्यादा हैं, आप समझेंगे अभी कैसे। लेकिन 14 पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कि अभी जो ट्रेन रवाना हुई है अभी बीकानेर से, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी गंगा सागर, कोलकाता। अब इससे पहले जैसे कि मान लेते हैं कोई ट्रेन रवाना हुई और वो जा रही है कहाँ? हरिद्वार, तो हरिद्वार के साथ साथ वो हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, ये पूरा एक पॉइंट कवर करेगी। इस तरह से 14 पॉइंट है रेल यात्रा द्वारा और एक है हवाई मार्ग द्वारा। अब देख लेते हैं 14 कौन कौन से, जैसे कि रामेश्वरम, मदुरई, एक सेट हो गया पूरा। जगन्नाथपुरी, तीसरा तिरुपति, चौथा द्वारकापुरी, सोमनाथ, अभी 2 अलग अलग जगह हैं। जैसे वैष्णो देवी, अमृतसर, ये भी दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन काउंट एक तरह से 14 पॉइंट्स में ही आएंगे।
फिर प्रयागराज, वाराणसी, ये भी दो अलग अलग शहर हैं, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट काउंट होगा। मथुरा, वृंदावन और बरसाना, ये तीन अलग अलग टाउन हैं। समेत शिखर, पावापुरी, वैद्यनाथ। इसके बाद है उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। इसके बाद कामाख्या, गुवाहाटी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, बिहार शरीफ और वेलनकाली चर्च, तमिलनाडु। इस तरह से 14 स्थान हो गए। ये दरअसल स्थान तो 14 से ज्यादा हो गए, आपसे समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का भाव ये है कि अगर कोई ट्रेन इस पॉइंट के लिए जा रही है, मथुरा वृंदावन, तो वो केवल इनको 3 नहीं गिना जाएगा, मथुरा वृंदावन बरसाना, यानी कि इस पूरे क्षेत्र की यात्रा वहां कराई जाएगी। जैसे कि कोई जा रही है प्रयागराज और वाराणसी के लिए, अब होने को तो 2 पॉइंट हो, मतलब 2 शहर हो गए, पर ट्रेन एक ही जाएगी जो इन दोनों इन तीर्थ स्थानों की यात्रा कराएगी। और हवाई यात्रा द्वारा केवल एक ही है, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष में कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज द्वारा यात्रा कराई जाएगी? 1000, 2000, 3000 या फिर 4000? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताएं आप कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।